छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें। प्रायः हम स्वयं को ऐसी बातों के घेरे में पाते हैं जिन्हें पास देखने से वे उतनी बड़ी नहीं लगती जितना हम समझ रहे थे। हम छोटी समस्याओं और परेशानियों पर इतनी चिंता करते हैं कि उन्हें उनके अनुपात से कहीं बड़ा दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए, एक अजनबी भारी यातायात के बीच हमारे आगे से रास्ता काट जाता है। उस बात को वहीं समाप्त कर अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ने के बजाय हम स्वयं को यकीन दिला देते हैं कि उस व्यक्ति के लिए हमारा गुस्सा जायज़ है। हम अपने मन में काल्पनिक बहस करने लगते हैं। हम में से कई लोग इस बात को भुलाने के बजाय दूसरे लोगों से बार बार इसका वर्णन भी कर सकते हैं। आप चालक को उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? उस व्यक्ति के लिए अपने मन में करुणा का भाव पैदा करें और याद रखें कि इतनी ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना कितना कष्टदायी हो सकता है। इस तरह हम अपनी बेहतरी की भावना को बनाए रखते हुए दूसरों की समस्याओं को निजी रूप से लेना छोड़ सकते हैं। इस तरह रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे हमें किसी पंक्ति में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, नाजायज़ आलोचना सुननी पड़ सकती है, या फिर दूसरों के हिस्से का काम भी करना पड़ सकता है। यदि हम छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें तो इसका हमें बहुत लाभ हो सकता है। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी जीवन ऊर्जा नष्ट करते हैं और इस तरह वे जीवन के सौंदर्य और जादू के असर से दूर होते चले जाते हैं। जब हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे तो आपके पास दयालु और सौम्य होने के लिए कहीं अधिक ऊर्जा होगी। अधूरेपन को स्वीकारें। मैं आज तक किसी ऐसे संपूर्णतावादी व्यक्ति से नहीं मिली जिसका जीवन आंतरिक शांति से भरपूर रहा हो। संपूर्णता की पहचाने और आंतरिक शांति पाने की इच्छा का सदा आपस में संघर्ष रहा है। जब भी हम किसी चीज़ को खास तरह से पाने के लिए आसक्त होते हैं जो उसके मौजूदा रूप से अलग होता है, तो जान लें कि हम वह लड़ाई हार ही चुके हैं। हमारे पास जो है उसके लिए आभार प्रकट करने और संतुष्ट होने के बजाय हम हमेशा उन बातों पर केंद्रित रहते हैं जो हमारे साथ गलत हुई है या हमारे पास ही नहीं है। जब हम यही विचार करते हैं कि हमारे साथ क्या बुरा हुआ, तो इसका अर्थ है कि हम असंतोष से घिरे हैं, चाहे यह हमसे संबंध रखता हो। एक बिखरी हुई अलमारी, कार पर आई खरोच, एक अधूरी उपलब्धि, या फिर खर्च किए जाने वाले कुछ रुपए, या फिर किसी अधूरे दूसरे का अधूरापन। कोई अपने जीवन को जैसे देखता है, पेश आता है या अपना जीवन जीता है, उस अधूरेपन पर केंद्रित होने से हम सौम्य और दयालु होने के अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। इस रणनीति का इस बात से कोई लेन देन नहीं है कि आप अपनी ओर से बेहतर करना छोड़ दें। बस आपको ज़िंदगी की कमियों पर आवश्यकता से अधिक केंद्रित होने या उनसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह एहसास होना चाहिए कि चाहे हर काम को और बेहतर तरीके से करने का उपाय होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में नहीं सराह सकते या उनका आनंद नहीं उठा सकते। समाधान यही है कि आप जब भी चीज़ों को उनके वास्तविक रूप से अलग देखने की इच्छा रखें, अपने पर उसी समय ध्यान दें। अपने आप को आराम से याद दिलाएं कि जीवन इस समय जैसा है, जो भी है, वही अक्षय है। आपकी परख के अभाव में सब कुछ अच्छा होगा। जब आप जीवन के हर क्षेत्र में संपूर्णता पाने की मांग से उभरेंगे, तो आपको स्वयं ही जीवन में संपूर्णता दिखाई देने लगेगी। मन से यह विचार निकाल दें कि शांत, सौम्य और ठहरे हुए लोग कोई खास उपलब्धि नहीं पा सकते। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हम हमेशा जल्दबाजी में, डरे हुए, प्रतियोगी भावना से भरपूर होकर जीवन को इस तरह जीते हैं मानो कोई भारी आपातकाल हो। इनमें से हमारा भय एक प्रमुख कारण है। हमें लगता है कि अगर हम और अधिक शांत एवं स्नेही हुए तो शायद अचानक अपना लक्ष्य प्राप्त करना बंद कर देंगे। हम आलसी और निरुत्साही हो जाएंगे। आप स्वयं को इस भय से बचाने के लिए इस बात को ध्यान में रखें
कि सदा इसके विपरीत ही सत्य होता है। भय और व्याकुलता से भरी सोच आपकी ऊर्जा को सोखते हैं, जीवन से रचनात्मक और प्रेरणा को दूर कर देती है। जब आप भयभीत और बेचैन होते हैं तो वास्तव में स्वयं को अपनी सच्ची संभावना से दूर ले जाते हैं। ऐसी अवस्था में आनंद पाना तो बहुत दूर की बात रही। आपको आज तक जो भी सफलता मिली है वह आपके भय के कारण ही नहीं, इसके अभाव में ही मिली होगी। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ही शांत, सहज और स्नेही लोगों का दायरा है। इनमें से कुछ लोग बेस्ट सेलर लेखक, स्नेही माता-पिता, परामर्शदाता, कंप्यूटर विशेषज्ञ तथा प्रमुख एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं। वे सभी अपने हर काम में निपुण हैं और अपने कौशल के प्रति समर्पित हैं। मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है, जब आपके पास वह होता है जो आप चाहते हैं, आंतरिक शांति, तो आप अपनी इच्छाओं, मांगों तथा चिंताओं से इतना बाधित नहीं होते। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर एकाग्र व केंद्रित होना तथा लक्ष्य को प्राप्त कर दूसरी बातों पर लौटना सरल हो जाता है। अपनी सोच के स्नोबॉल प्रभाव से बचें। पहले से अधिक शांत बनने की एक शक्तिशाली तकनीक यह हो सकती है कि आप इस बारे में सजग रहें। इससे जल्द ही आपकी नकारात्मक और असुरक्षित सोच नियंत्रण से बाहर हो सकती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप इस तरह की सोच में उलझ जाते हैं तो आप तनावग्रस्त अनुभव करते हैं? ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? आप इसके जितना अधिक विस्तार में जाने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही बदतर महसूस करते हैं। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है और इस तरह उससे अगला विचार और एक बिंदु तक आते आते आप बुरी तरह से खींच जाते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि अचानक रात को आपकी नींद खुले और आपको उस फ़ोन कॉल की याद आ जाए जो आपको अगले दिन करना है। तब आप यह सोचकर चैन की सांस नहीं लेते कि आपको कल किया जाने वाला ज़रूरी काम याद आ गया। इसके बदले आप कल किए जाने वाले सारे कामों के बारे में सोचने लगते हैं। हो सकता है कि आप अपने बॉस से संभावित बातचीत का पूर्वाभ्यास करने लगें। इससे आप और भी अधिक व्याकुल हो जाएंगे और जल्द ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे तो यकीन नहीं आता कि मैं इतना व्यस्त क्यों रहती हूँ। मुझे तो हर रोज़ 50 कॉल फ़ोन करने चाहिए। ऐसी ज़िंदगी किसकी होती है? इस तरह की सोच तब तक जारी रहती है जब तक आप अपने लिए अफ़सोस नहीं करने लगते। कई लोगों के लिए तो कोई सीमा ही नहीं होती कि यह थॉट अटैक कब तक जारी रहेगा। दरअसल कई बार मेरे ग्राहक मुझे बताते हैं कि उनके कई कई दिन और रातें इसी तरह के मानसिक पूर्वाभ्यास के बीच जाते हैं। कहना ना होगा, अगर आपके दिमाग में इतनी चिंता और खींच भरी होगी तो आपके लिए शांत बने रहना बहुत कठिन होगा। इसका समाधान यह नहीं है कि जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई तूफान खड़ा हो तो उसके वेग पकड़ने से पहले आप उसे देखें। आप जितनी जल्दी स्वयं को इस मानसिक स्नोबॉल को बनाते हुए देखेंगे, उतनी जल्दी इसे रोक सकेंगे। हमारे इस उदाहरण में आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी स्नोबॉल सोच तभी आरंभ होती है जब आप अगले दिन किए जाने वाले कामों के बारे में सोचने लगते हैं। उस समय आप अपने आने वाले दिन के बारे में बार बार सोचने के बजाय अपने आप से कहें, ओह, मैंने फिर ये सब क्या चालू कर दिया, और फिर सजग भाव से उस विचार से स्वयं को दूर कर लें। आपको अपनी विचार की रेलगाड़ी को गति पकड़ने से पहले ही रोकना होगा। तब आप इस बात के लिए आभारी होंगे कि आपको कल किए जाने वाले कॉल फ़ोन की याद आ गई। फिर आपके मन में इस बात के लिए बेचैनी पैदा नहीं होगी। अगर आप आधी रात को जाग गए हैं तो इस काम को कहीं लिख लें और फिर दोबारा सोचें चले जाएं। अगर आप सोचें चाहें तो ऐसे क्षणों के लिए अपने पलंग के पास एक कागज़ और पेन भी रख सकते हैं। भले ही आप बहुत
व्यस्त रहते हो, परंतु अगर आप अपने दिमाग को ऐसे विचारों से भरे रखेंगे कि आप कितने काम से घिरे हुए हैं, तो आप केवल समस्याओं के अंबार को बढ़ा रहे हैं और पहले से कहीं अधिक तनावग्रस्त होने की तैयारी में हैं। अगली बार जब भी अपनी दिनचर्या के बारे में व्याकुलता होने लगे, तो यह छोटा सा उपाय अवश्य आजमाएं। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि यह आपके लिए कितना प्रभावी हो सकता है। चूहा दौड़ मानसिकता को दूर करें। मैं अक्सर लोगों की इस तरह की बातचीत करते हुए सुनती हूँ कि वे चूहा दौड़ के बीच फंस गए हैं और वे इस तरह बात करते हैं मानो वे बहुत ही साधारण रूप से बदलते मौसम की बात कर रहे हों। उनकी बातें सुनकर लगता है कि इस दौर से अपना बचाव हो ही नहीं सकता। उन्होंने इसे भी रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा मान लिया है। इस सोच के साथ एक बड़ी परेशानी यह है कि अन्य मान्यताओं की तरह चूहा दौड़ में भी यही सोच झलकती है, जैसे मैं जल्दी में हूँ, मेरे रास्ते से हटो, समय कभी पूरा नहीं पड़ता, मेरे पास समय की बहुत कमी है, ये दुनिया आसानी से जीने नहीं देती, आदि। यह आपको लगातार आपके आत्म पराजित करने वाले विश्वास को बल देते हुए भयभीत, अधीर और आशंकित बनाए रखती है। आप ध्यान देंगे कि अधिकतर लोग अपनी बहुत आसानी से चिंताग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वह ये नहीं मानते कि वे भी चूहा दौड़ का हिस्सा हैं। कुछ और लोग भी होते हैं जो अपनी नौकरियों, दबावों, जिम्मेदारियों व दिनचर्याओं से जुड़े हैं, परंतु वे अपने काम के बारे में कहीं रोचक और शांतिपूर्ण तरीके से बात करते हैं, जबकि वे भी अपने घबराए हुए और विचलित चूहा दौड़ सोच वाले मित्रों की तरह ही उत्पादक और प्रभावशाली होते हैं। मुझे ऐसे लोगों से मिलना बहुत पसंद है जो कॉरपोरेट का हिस्सा होने लगे, लगातार यात्राओं में रहने या कामकाजी दुनिया में व्यस्त होने के बावजूद इस विक्षिप्तता से भरी विनाशकारी पहचान से दूर रहते हैं। वे स्वयं को उनके साथ खड़ा कर उनके जैसा अनुभव पाने की इच्छा नहीं रखते। वे कहीं अधिक स्वीकृतिपूर्ण तरीके से जीते हुए लगातार अपने अनुभवों को सकारात्मक बनाए रखने के प्रयास करते हैं। हमारा रोज़मर्रा का बहुत सारा कार्यकारी जीवन हमारे मन में बसता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन पहलुओं पर केंद्रित होते हैं और अपने अनुभवों को कैसा रूप देते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम अपने दिन का वर्णन करते हैं तो हो सकता है कि हम अपनी बात को जायज़ ठहराने के लिए कहें, हे भगवान, यह सब कितना बुरा था। मैं लाखों लोगों के बीच ट्रैफिक में फंस गया था। सारा दिन बोरिंग मीटिंग्स में बीता। मैं हर जगह थोड़ी देर से पहुंचा। हर जगह बहस हुई और मुझे निरंतर संघर्ष रहना पड़ा। कैसे बेवकूफ़ों से पाला पड़ा था। जबकि ऐसे ही दिन के बारे में थोड़ा अलग तरह से भी सोचा जा सकता है। आप कुछ इस तरह से इसका वर्णन कर सकते हैं, मैं काम पर पहुंचा और आज बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिला। यह एक चुनौती से कम नहीं था, पर मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया। मैं हर मीटिंग में पूरा समय दूं और अगली मीटिंग के लिए भी देर ना हो। मेरे काम करने का तरीका यही है कि ऐसे लोगों को एक साथ लाया जाए जो एक साथ बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर पाते। यह एक अच्छी बात है कि मैं उनकी सहायता करने के लिए मौजूद हूँ। क्या आप दोनों कथनों में अंतर को महसूस कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि एक कथन में किसी ने बिल्कुल सटीक यथार्थ कहा है और दूसरे कथन में केवल इच्छा प्रकट की है। सच तो यह है कि दोनों ही पूरी तरह से ठीक है। अपनी करुणा विकसित करें। दूसरों के प्रति करुणा विकसित करने से हमें अपने दृष्टिकोण को बनाने में सहायता मिलती है। करुणा सहानुभूति की एक भावना है। इससे आप स्वयं को सामने वाले की अवस्था में रख कर देखते हैं। आप अपने ऊपर से केंद्र हटाकर सोचते हैं कि सामने वाले के मन में क्या होगा और इसके साथ ही आपके मन में
सामने वाले के लिए स्नेह भाव भी पैदा होता है। आप दूसरों की समस्या, पीड़ा और कुंठा को उसी तरह समझ रहे हैं जैसे आप अपनी समस्या और कष्ट को समझते हैं। इस तथ्य को समझने और अपनी ओर से मदद ले देने की आकांक्षा के साथ हम अपने लिए दिल खोल कर अभाव की भावना को और भी बढ़ा देते हैं। आप अभ्यास के साथ अपनी करुणा विकसित कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, अभिप्राय और कर्म। अभिप्राय का अर्थ है कि आप दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे खुले रखते हैं। कर्म का मतलब है कि आप उसके बारे में क्या करते हैं। हो सकता है कि आप अपने दिल के बहुत निकट किसी कार्य के लिए समय अथवा धन दान करते हों, या फिर आप सड़क पर जाने वाले अजनबियों को मुस्कान के साथ हेलो कहते हो। यह अधिक मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं, बस आपको कुछ करना है। जैसे मदर टेरेसा हमें याद दिलाती हैं, हम इस धरती पर महान कार्य नहीं कर सकते, हम छोटी बातें प्रेम से पूरी कर सकते हैं। करुणा का भाव तभी विकसित होगा जब आप उन सभी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना आरंभ करेंगे जिन्हें आप सबने बहुत गंभीरता से लेना सीख लिया है। जब आप जीवन के चमत्कार पर ध्यान देंगे, जैसे समस्या के पीछे छिपे समाधान को देख पाने के चमत्कार का उपहार, प्रेम का उपहार आदि, यह सब आपको याद दिलाने में सहायक होगा कि अक्सर जिन बातों को आप बड़ा मानकर चिंता करने लगते हैं, वे वास्तव में बहुत छोटी बातें हैं जिनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं को याद दिलाएं, जब आप मारे जाएंगे तो आपकी इन बास्केट खाली नहीं होगी। हम में से अधिकतर लोग ऐसा जीवन जीते हैं मानो हमारा रहस्यमयी उद्देश्य यही है कि किसी तरह सारा काम पूरा हो जाए। हम देर तक जगते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, कोई मौज मस्ती नहीं करते और अपने प्रियजन को प्रतीक्षा छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो अपने प्रियजन को इतना इंतज़ार करवाते हैं कि उनके प्रियजन रिश्ते को बनाए रखने में दिलचस्पी खो देते हैं। मैं स्वयं में भी ऐसा ही करता था। हम लोग अक्सर खुद को यकीन दिलाते हैं कि किए जाने वाले कामों की सूची के लिए हमारी दीवानगी अस्थायी है। इसके पूरा होते ही हम शांत और सहज हो सकते हैं, पर वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता। वे काम पूरा होते ही दूसरी तरफ के काम सामने आ जाते हैं। आपकी इन बास्केट में आपके लिए किए जाने वाले काम होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको इसे खाली रखना है। हमेशा ऐसे कॉल होंगे जिनका जवाब देना है, परियोजनाओं को पूरा करना है और कई काम अधूरे पड़े रहेंगे। दरअसल यह तर्क भी दिया जा सकता है कि इन बास्केट सफलता के लिए अनिवार्य है। आपका समय मांग में है। आप कौन हैं और क्या करते हैं? याद रखें कि आपकी और आपके प्रियजन की प्रसन्नता और आंतरिक खुशी से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं है। अगर आप हर काम को पूरा करने के पीछे लगे रहेंगे तो आप कभी अच्छा महसूस नहीं कर सकते। दरअसल हर चीज़ इंतज़ार करती है। हमारे काम में बहुत थोड़ा सा काम आपातकालीन होता है। अगर आप काम पर केंद्रित हुए तो यह सही समय है पर पूरा हो जाएगा। मैंने पाया कि अगर मैं स्वयं को याद दिलाता रहूं कि जीवन का उद्देश्य लगातार सारे काम पूरे करना नहीं, बल्कि इस यात्रा के दौरान हर कदम का आनंद लेना है और प्रेम से भरपूर जीवन जीना है, इस तरह मैंने मेरे लिए अपनी काम करने की सूची को अपने अधीन करना और आसान हो जाता है। याद रखें, जब आपकी मृत्यु होगी तब भी आपके इनबॉक्स में किए जाने वाले कामों की सूची होगी। जो काम कभी पूरे नहीं हो सकते, उनके लिए अपना अमूल्य जीवन इस तरह नष्ट न होने दें।